हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आरव सिंघानिया अपने विशाल ब्लैक लेदर चेयर पर पीछे की तरफ झुक गया। केबिन के अंदर छाया सन्नाटा अब उसके दिमाग को सुन्न कर रहा था। उसकी मजबूत उंगलियां जो हमेशा अरबों रुपयों की डील्स पर बिना हिचकिचाहट के साइन करती थी, इस वक्त टेबल पर पड़ी अनाया की कॉलेज वाली फोटो के किनारों को हल्के से छू रही थी। आरव की आंखों में कोई आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू बहाना उसके खून में नहीं था। वह देश का सबसे कड़क और पावरफुल बिलियनियर था, जिसने कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी थी। लेकिन उसकी आंखों का वो चिरपरिचित ठंडापन इस वक्त एक गहरे पथरीले गिल्ड में बदल चुका था। उसका जबड़ा पूरी तरह भींचा हुआ था और उसके सोने के अंदर एक अजीब सी बेचैनी की उसके सीने के अंदर एक अजीब सी बेचैनी की लहर उठ रही थी। करण कैबिन के बीचों बीच खड़ा आरव के रिएक्शन को बहुत बारीकी से देख रहा था। वह जानता था कि आरव सिंघानिया एक चट्टान की तरह मजबूत इंसान है, जो बड़े से बड़े बिजनेस क्राइसिस को भी बिना विचलित हुए संभाल लेता है। लेकिन आज पहली बार उस चट्टान के अंदर एक गहरी दरार साफ देखी जा सकती थी। आरव ने अपनी नजरें फोटो से हटाई और सीधे करण की तरफ देखा। उसकी आवाज में हमेशा रहने वाला वो कड़क एटीट्यूड तो था, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सा भारीपन भी मिक्स था। आरव ने बेहद धीमी और गंभीर आवाज में कहा, करण, इस बात का एक भी लफ्ज केविन से बाहर नहीं जाना चाहिए। नाइट इवन अ सिंगल वर्ड टू एनीवन। करण ने तुरंत अपने कोट के बटन ठीक किए और प्रोफेशनल टोन में कहा, डोंट वरी सर, आई हैव ऑलरेडी डिलीटेड द सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द होटल सर्वर। होटल मैनेजर को भी कड़े ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि वह इस बारे में अपना मुंह बंद रखें। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी टेबल पर रखे क्रिस्टल पेपरवेट को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा, सी नो करण, वह सब जानती है, इसलिए जब भी वह मेरे सामने आती है उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। वह मुझसे नफरत करती है और उसकी यह नफरत पूरी तरह से जायज है। आरव खड़ा हुआ और शीशे की बड़ी खिड़की की तरफ बढ़ गया, जहां से बाहर शहर का पूरा नाइट व्यू साफ नजर आ रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले थे और उसकी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी की टिक टिक इस शांत कमरे में साफ सुनी जा सकती थी। आरव ने बाहर की लाइट्स को देखते हुए मन ही मन सोचा कि वह कितना बड़ा बेवकूफ था। उसने उस लड़की को पूरे शहर में ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जबकि वह हर रोज उसकी कैबिन के ठीक बाहर उसकी डेस्क पर बैठी थी। उसने करण की तरफ पीठ किए हुए ही कड़क कड़क आवाज में कहा, वह कल रात इंटरव्यू के लिए वह कल रात इंटरव्यू के वक्त मुझे देखकर भाग रही थी, लेकिन फिर भी वह वापस आई और उसने यह नौकरी ज्वाइन की। वाई? करण ने अपनी फाइल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसकी मदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सिटी जनरल हॉस्पिटल का बिलिंग डिपार्टमेंट 2.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। अगर वह शाम 5 बजे तक पैसे जमा नहीं करती तो डॉक्टर लाइफ सपोर्ट हटा देते। उसके पास कोई रास्ता और नहीं था। वह सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए आपके सामने आकर बैठी थी। यह सुनते ही आरव की मुट्ठी खिड़की के कांच पर इतनी जोर से कसी कि उसके हाथ की नसें साफ उभर आई। आरव को याद आया कि कैसे उसने कड़क बॉस बनकर अनाया को डांटा था कि जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजरें मेरी आंखों में होनी चाहिए। उसे खुद से एक अजीब सी चिढ़ महसूस होने लगी। आरव मुड़ा और अपनी डेस्क की तरफ वापस आया। उसका एटीट्यूड अब एक नए प्रोटेक्टिव रूप में बदल रहा था। उसने कड़क आवाज में कहा, करण, अनाया को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका सच जान चुका हूँ। अगर उसे जरा सा भी हिंट मिला कि मुझे कल रात का सब कुछ याद आ गया है, तो वो डर के मारे या अपने स्वाभिमान की वजह से यह नौकरी तुरंत छोड़ देगी। एंड आई कांट लेट हर गो। वह इस वक्त गहरी मानसिक चोट में है और मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। करण ने सिर हिलाया। आई अंडरस्टैंड सर, बट आप उसके सामने अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करेंगे? आप तो आमतौर पर बहुत सख्त बॉस हैं।
आरव ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे अपना रवैया बदलना होगा, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं, वरना उसे शक हो जाएगा। सबसे पहले सिटी जनरल हॉस्पिटल के डीन को मेरा पर्सनल मैसेज भेजो। अनाया की मदर का जितना भी मेडिकल एक्सेस है वो सारा सिंघानिया कॉरपोरेशन के स्पेशल वेलफेयर फंड से पे किया जाएगा। अनाया को लगना चाहिए कि यह कंपनी की जनरल पॉलिसी है जो सभी नए एम्प्लॉयज को मिलती है। मेक श्योर कि उसे कोई शक ना हो। करण ने तुरंत आईपैड पर नोट कर लिए। यस सर, आई विल डू दैट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आरव ने फाइल बंद की और कहा, यू कैन लीव नाउ करण, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। करण ने सिर झुकाया और केबिन से बाहर निकल गया। केबिन का दरवाजा बंद होते ही आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में बार बार उस रात के वो कड़े और धुंधले सीन चलने लगे। उसने अनाया के साथ जो बेरहमी की थी उसका एक एक पल उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहा था। वह कोई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी लड़की की लाचारी का फायदा उठाए, लेकिन उस दुश्मन के ड्रग्स ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसे अपनी जेब से वो चांदी का टूटा हुआ झुमका निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। आरव ने खुद से एक बड़ा वादा किया, अनाया, तुमने जो दर्द झेला है उसे मैं कभी पूरी तरह मिटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस खौफ के साये से बाहर जरूर निकालूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू विदाउट लेटिंग यू नो। अगली सुबह के ठीक 8:30 बज रहे थे। सिंघानिया कॉरपोरेशन का 45वां फ्लोर हमेशा की तरह अपनी चमक दमक के साथ काम के लिए रेडी था। अनाया शर्मा अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने आज एक फुल स्लीव्स का ग्रे फॉर्मल सूट पहन रखा था जो उसकी बॉडी को पूरी तरह कवर कर रहा था। उसके चेहरे पर कल रात की उस चीख और घबराहट की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ को बचाने की वो कश्मकश अभी भी वैसी ही थी। उसने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाया, लेकिन उसका ध्यान बार बार आरव के केबिन के बंद दरवाजे की तरफ जा रहा था। कल रात आरव के उस टच के बाद वह जिस तरह से चिल्लाई थी, उसे डर था कि आज आरव उसे नौकरी से निकाल देगा या उस पर चिल्लाएगा। तभी केबिन का दरवाजा खुला और आरव सिंघानिया बाहर आया। उसने अपनी कीमती डार्क चारकोल सूट पहन रखा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह कड़क और रूड वॉश वाला ही था। वह सीधे अनाया की डेस्क की तरफ बढ़ा। आरव को अपनी तरफ आते देख अनाया के दिल की धड़कनें अचानक से बहुत तेज हो गई। उसके हाथों में पसीना आने लगा और उसने अनजाने में अपनी चेयर को थोड़ा पीछे खिसका लिया। उसका पूरा शरीर अंदर से कांपने लगा। उसे लगा कि अब आरव का गुस्सा उस पर फटने वाला है। आरव अनाया की डेस्क के सामने आकर रुका। उसने अनाया के चेहरे पर छाई उस भयंकर घबराहट और उसकी कांपती उंगलियों को बहुत बारीकी से नोटिस किया। आरव को अंदर से एक तीखा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल सख्त रखा। उसने टेबल पर एक नई फाइल रखी और बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, मिस शर्मा, यह आज के इंटरनेशनल क्लाइंट्स की मीटिंग का शेड्यूल है, इसे रीचेक कर लो। और हाँ, कल रात जो फाइल्स फर्श पर गिरी थी उन्हें करण ने रीअरेंज कर दिया है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अनाया ने हैरान होकर अपनी नजरें उठाई और आरव की आंखों में देखा। उसे उम्मीद थी कि आरव कल रात की उस बदतमीजी के लिए उस पर भड़केगा, लेकिन आरव की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। आरव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सिंघानिया कॉरपोरेशन में काम का प्रेशर जरूरी रहता है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाने के लिए थोड़ी जल्दी निकलना हो तो तुम करण को इन्फॉर्म करके जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आरव ने अपनी बात खत्म की और बिना अनाया के जवाब का इंतजार किए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। अनाया अपनी चेयर पर बैठी आरव के इस बदलते बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी तरह से कंफ्यूज थी। जो इंसान कल तक बात बात पर रूल्स और एटीट्यूड की बात कर रहा था, वह आज अचानक इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? क्या वह आरव की कोई नई चाल थी या फिर वह सिर्फ एक प्रोफेशनल बॉस की तरह बिहेव कर रहा था? अनाया ने गहरी सांस ली, अपने दिल पर हाथ रखा जो अभी भी तेज धड़क रहा था। आरव की आवाज़ सुनते ही उसे स्वीट नंबर 704 की वो खौफनाक यादें वापस आ जाती थी, जिससे वह चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। उसने खुद से कहा, चाहे जो हो जाए, मुझे इस आदमी से हमेशा सावधान रहना होगा। ही इज डेंजरस। शाम के ठीक 4 बज चुके थे। अनाया अपनी डेस्क पर काम खत्म कर रही थी कि तभी उसके पर्सनल फोन पर सिटी जनरल हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक कॉल आया। अनाया का दिल घबरा गया। उसे लगा कि शायद पैसों को लेकर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया।
हेलो, मैं अनाया शर्मा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से अकाउंट ऑफिसर की बहुत ही पोलाइट आवाज़ आई। गुड इवनिंग मिस शर्मा, हम आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहे हैं कि आपकी मदर के इलाज का सारा पेंडिंग बिल और आगे का जितना भी मेडिकल एक्सेस है वो पूरा क्लियर हो चुका है। सिंघानिया कॉरपोरेशन के कॉरपोरेट वेलफेयर फंड से हमारे हॉस्पिटल को डायरेक्ट पेमेंट रिसीव हो गई है। सो अब आपको काउंटर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाया के हाथ से फ़ोन लगभग छूटने ही वाला था। कॉरपोरेशन वेलफेयर फंड, उसने तो इस फंड के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और वह तो कंपनी में सिर्फ 2 दिन पुरानी एक नई सिक्योरिटी थी। किसी भी नई जॉइनी को कंपनी इतनी जल्दी इतना बड़ा मेडिकल बेनिफिट कैसे दे सकती है? अनाया तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हुई और सीधे करण के कैबिन की तरफ बढ़ गई। करण अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब अनाया ने उसके कैबिन का दरवाजा धीरे से नॉक किया। करण ने सिर उठाया। यस मिस शर्मा, कोई प्रॉब्लम? अनाया ने कैबिन के अंदर आकर बेहद गंभीर आवाज में पूछा। सर, मुझे अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सिंघानिया कॉरपोरेशन ने मेरी माँ के इलाज का सारा पैसा पे कर दिया है थ्रू कॉरपोरेट वेलफेयर फंड। बट सर, मैं तो कल ही इस कंपनी में आई हूँ। क्या यह बेनिफिट सच में नए एम्प्लॉयज़ को भी मिलते हैं? करण एक पल के लिए रुक गया। उसे पता था कि आरव ने सुबह ही यह पेमेंट करवाई थी। उसने अपने चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल लाई और कहा, मिस शर्मा, सिंघानिया कॉरपोरेशन अपने कोर स्टाफ का बहुत ख्याल रखती है। सर का कड़ा ऑर्डर है कि जो भी एम्प्लॉय क्रिटिकल सिचुएशन में हो उसे तुरंत बैकअप मिलना चाहिए। यह एक जनरल पॉलिसी है, सो यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, जस्ट फोकस ऑन योर मदर एंड योर वर्क। अनाया ने करण की बात सुन तो ली, लेकिन उसका दिमाग इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा शक हो रहा था। वह करण के कैबिन से बाहर आई और उसकी नज़र सीधी आरव के कैबिन की तरफ गई। आरव इस वक्त अपने कैबिन में किसी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ जूम मीटिंग में बिजी था। वह कोट उतार कर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और बहुत ही कड़क अंदाज में इंग्लिश में डील क्लोज कर रहा था। अनाया उसे देखती रही। उसका दिल कह रहा था कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं आरव का ही हाथ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी उस रात उसके साथ इतनी दरिंदगी कर सकता है, वह अगले ही दिन उसकी इस तरह चुपचाप मदद क्यों करेगा? अनाया वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई। केबिन के शीशे के पार से आरव ने एक पल के लिए अपनी नजरें लैपटॉप से हटाई और अनाया की तरफ देखा। आरव साफ देख सकता था कि अनाया के चेहरे पर इस वक्त डर से ज्यादा एक गहरा कंफ्यूजन था। आरव ने अपने होठों को बीचा और वापस अपनी मीटिंग पर फोकस कर लिया। वह जानता था कि अनाया को धीरे धीरे उसकी हर एक बात पर शक होगा, लेकिन आरव अपने कड़क एटीट्यूड के पीछे इस सच को तब तक छुपा कर रखेगा जब तक अनाया का वो पुराना खौफ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। अनाया शर्मा अपनी डेस्क पर वापस बैठ गई थी, लेकिन कीबोर्ड की प्लास्टिक कीज पर टिकी उसकी उंगलियां पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। उसके कानों में अभी भी हॉस्पिटल के अकाउंट ऑफिसर की वो पोलाइट आवाज गूंज रही थी। कॉरपोरेट वेलफेयर फंड, यह शब्द उसके दिमाग में किसी पहेली की तरह घूम रहा था। उसने अपनी नजरें झुकाई और अपने हाथ में पकड़े पेन को जोर से भींचा। 1 महीने पहले जब वह सूरत से मुंबई आई थी तो उसने कॉरपोरेट वर्ल्ड की बेरहमी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा था वह उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। उसने एक बार फिर सामने मौजूद ट्रांसपेरेंट शीशे की दीवार से पार देखा। आरव सिंघानिया अब अपनी जूम मीटिंग खत्म कर चुका था। वह अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह एक सख्त, कड़क और बिना किसी इमोशन वाला ही था। अनाया का दिल और दिमाग इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे। उसका दिमाग बार बार चिल्लाकर कह रहा था, अनाया, यह आदमी एक दरिंदा है। उस रात स्वीट नंबर 704 के बेडरूम में इसने तुम्हारी आंखों को अनसुना कर दिया था। तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर इसके दिए हुए जख्म अभी भी ताज़ा है। यह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, कंपनी की कोई जनरल पॉलिसी है। लेकिन उसका दिल, जो कल रात की उस खौफनाक सिचुएशन में भी पूरी तरह एक्टिव था, वह इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। अनाया को अच्छी तरह याद था कि जब इंटरव्यू के वक्त उसने आरव को देखा था और वह भागने लगी थी तो आरव की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। एसी की ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में अभी भी घबराहट की एक ऐसी ठंडी लहर दौड़ रही थी। तभी आरव के कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला। आरव बाहर आया। उसका लंबा और मजबूत शरीर अनाया की डेस्क की तरफ बढ़ रहा था। आरव के भारी और सदे हुए कदमों की आवाज़ सुनते ही
अनाया का पूरा शरीर डिफेंसिव मोड में आ गया। उसने तुरंत अपनी बैग को सीधा किया, अपनी नज़रें पूरी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर टिका दी और अपनी सांसों को रोकने की कोशिश करने लगी। आरव जब भी उसके पास आता था, अनाया को ऐसा महसूस होता था कि हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आरव की बॉडी से आने वाली ब्लैक सिगार और महंगे कोलोन की वो मिक्स स्मेल सीधे अनाया के दिमाग पर चोट करती थी, जिससे उसे वापस वही स्वीट का बेडरूम याद आने लगता था। आरव अनाया की डेस्क के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने देखा कि अनाया की नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उस माउस पर उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ रहे थे। आरव को अंदर से एक भयंकर कसमकस महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस लड़की का गुनहगार है, लेकिन वह अपनी दमदार विलेनियर वाली पर्सनालिटी को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी भारी कड़क और प्रोफेशनल आवाज में कहा, मिस शर्मा, मुझे जर्मनी प्रोजेक्ट की जो कोर फाइल्स चाहिए थी, क्या उनका ड्राफ्ट रेडी हो गया है? अनाया ने बिना आरव की आंखों में देखी बेहद ठंडी और रोबोटिक आवाज में कहा, यस सर, मैंने सारा डेटा कंपाइल कर लिया है, फाइल्स आपके सिस्टम पर शेयर कर दी गई है। आरव ने अनाया की इस कड़े रवैये को देखा। पूरे ऑफिस में कोई भी उसे इस टोन में बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अनाया के मामले में आरव ने अपने ईगो को पूरी तरह से दबा रखा था। उसने फाइल्स की तरफ देखा और कहा, गुड, और सुनो, आज शाम को एक इम्पॉर्टेंट लेट नाइट क्लाइंट कॉल है। सिंगापुर के इन्वेस्टर्स के साथ रात के ठीक 9:30 बजे कॉन्फ्रेंस होनी है। तुम्हें रुकना होगा। रात के 9:30 बजे? यह सुनते ही अनाया का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा उसका दम घुट जाएगा। रात का वक्त, सोना, ऑफिस और आरव सिंघानिया, यह कॉम्बिनेशन उसके लिए किसी डरावने सपने जैसा था। वह अपनी जगह से खड़ी हुई। इस बार उसने अपनी नजरें उठाई और सीधे आरव की कड़क लाल आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर और नफरत का एक ऐसा मिक्सचर था जो सीधे आरव के सीने को चीर गया। अनाया ने अपने होठों को चबाते हुए कड़क आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, आई एम सॉरी, बट मैं लेट नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती। मुझे अपनी मदर को देखने हॉस्पिटल जाना होता है। आप करण सर को रुकने के लिए कह सकते हैं। आरव अनाया की सीधी ना को सुनकर एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन उसका कड़क बिलियनियर एटीट्यूड तुरंत वापस आ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां अनाया की टेबल पर रखी और उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए बेहद धीमी, गहरी और खतरनाक आवाज में कहा, मिस शर्मा, सिंघानिया कॉरपोरेशन में काम मेरे ऑर्डर्स के मुताबिक होता है, तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से नहीं। अगर मैंने कहा है कि तुम्हें रुकना है तो उसका मतलब है कि तुम्हें रुकना है। तुम्हारी मदर की कंडीशन अब स्टेबल है और हॉस्पिटल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने ले रखी है, तो तुम्हारे पास मना करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं है। आरव ने अपनी बात खत्म की, अपनी बॉडी को सीधा किया और वापस अपनी कैबिन की तरफ बढ़ गया, बिना अनाया के किसी अगले जवाब का इंतजार किए। अनाया अपनी चेयर पर वापस ठहर गई। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी परत उभर आई थी, लेकिन उसे बहने नहीं दिया। वह अपनी माँ की वजह से इस आदमी की हर एक कड़क शर्त को मानने पर मजबूर थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। धीरे धीरे ऑफिस के बाकी फ्लोर की लाइट्स डिम होने लगी और एम्प्लॉयज एक एक करके बाहर निकलने लगे। करीब 7 बजे तक पूरा 45वां फ्लोर पूरी तरह से खाली हो चुका था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। अनाया अपनी डेस्क पर अकेली बैठी थी। गलियारे की डिम लाइट्स दीवार पर लंबी परछाइयां बना रही थी, जो अनाया के डर को और बढ़ा रही थी। जब भी एसी के कंप्रेसर की आवाज होती, अनाया झटके से मुड़कर देखती कि कहीं आरव तो उसके पीछे नहीं खड़ा है। रात के ठीक 9:15 हो चुके थे। आरव के कैबिन का इंटरकॉम बज उठा। अनाया ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। यस सर, आरव की आवाज आई। कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, क्लाइंट्स लाइन पर है। अनाया ने अपनी डायरी और पेन उठाया, अपने सूट के बटन्स को एक बार फिर चेक किया कि वह पूरी तरह से कवर्ड है या नहीं, और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। कॉन्फ्रेंस रूम बहुत बड़ा था, जिसके बीच में एक विशाल ओवल शेप की ग्लास टेबल थी। आरव मुख्य चेयर पर बैठा हुआ था। उसका कोट सोफे पर था और उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले थे। उसकी स्लिप्स पूरी तरह से कोहनी तक मुड़ी हुई थी। वह प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ ग्राफ्स देख रहा था। अनाया टेबल के बिल्कुल दूसरे कोने पर आरव से सबसे ज्यादा दूरी बनाकर बैठ गई। आरव ने उसके इस बैठने के तरीकों को नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मीटिंग शुरू हुई। सिंगापुर के क्लाइंट्स स्क्रीन पर लाइव थे और आरव पूरी तरह से एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह डील को हैंडल कर रहा था। उसकी
उसकी कड़क इंग्लिश और उसका प्रेजेंटेशन इतना परफेक्ट था कि इन्वेस्टर बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। अनाया लगातार अपने लैपटॉप पर मीटिंग के मिनट्स नोट कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कमरे की डिम लाइट और आरव की भारी कड़क आवाज़ अनाया के दिमाग पर एक अजीब सा असर करने लगी। जब भी आरव किसी पॉइंट को समझाने के लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा करता, अनाया के कान सुन्न हो जाते और उसे वही उस रात की चीखें याद आने लगती। उसका पूरा शरीर ठंडी हवा में भी पसीने से भीगने लगा। करीब 1 घंटे बाद रात के 10:30 बजे मीटिंग सक्सेसफुल खत्म हो गई। आरव ने लैपटॉप बंद किया और इन्वेस्टर्स को गुड नाइट कहा। स्क्रीन ब्लैक हो गई और कमरे में सिर्फ आरव और अनाया रह गए। अनाया ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और वहां से निकलने के लिए खड़ी हुई, लेकिन लगातार काम करने और कल रात के फिजिकल ड्रामा की वजह से उसके पैरों में अचानक एक बहुत तेज चीर देने वाला दर्द उठा। उसके पैर पूरी तरह से लड़खड़ा गए और वह टेबल का कोना पकड़कर वापस चेयर पर गिरने ही वाली थी कि आरव, जो अनाया के हर एक मोमेंट को बहुत बारीकी से देख रहा था, वह अपनी जगह से बिजली की तेजी से खड़ा हुआ। आरव ने बिना एक पल गवाए लंबी छलांग लगाई और सीधे अनाया के पास पहुंच गया। इससे पहले कि अनाया फर्श पर गिरती, आरव के दोनों मजबूत और चौड़े हाथों ने अनाया की कमर और उसके कंधों को हवा में ही दबोच लिया। आरव का भारी शरीर अनाया के बिल्कुल करीब था। आरव ने उसे अपनी बाहों में कसकर संभाल रखा था ताकि उसे चोट न लगे। जैसे ही अनाया को आरव के हाथों का वो मजबूत टच अपनी कमर पर महसूस हुआ, उसके दिमाग के अंदर एक भयंकर पैनिक अटैक आया। उसे ऐसा लगा जैसे वह वापस स्वीट 704 की उसी बेड पर है जहां आरव ने उसे अपने नीचे दबा रखा था और वह हिल भी नहीं पा रही थी। अनाया की आंखों में भयंकर खौफ तर गया। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी सांसें इतनी तेज हो गई जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने पूरी ताकत से आरव के सीने पर अपने दोनों हाथों से प्रहार किया और चिल्लाते हुए कहा, नो प्लीज लीव मी, डोंट टच मी मिस्टर सिंघानिया, मुझे मत छुओ। आरव अनाया की इस भयंकर प्रतिक्रिया को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को पीछे खींच लिया और 2 कदम पीछे हट गया। आरव का चेहरा एकदम कड़क और सख्त था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे का पछतावा और दर्द इस वक्त साफ देखा जा सकता था। वह देख रहा था कि अनाया दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर क्रॉस कर रखा था, जैसे वह खुद को आरव से बचा रही हो। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें लगातार उसकी गालों पर बह रही थी और वह पूरी तरह से हाँफ रही थी। आरव ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया। उसे अंदर से इतनी गहरी ग्लानि महसूस हो रही थी कि वह बयां नहीं कर सकता था। उसे एहसास हो रहा था कि उसका सिर्फ एक नॉर्मल बचाने वाला टच भी इस लड़की के लिए किसी भयंकर टॉर्चर जैसा था। लेकिन आरव ने अपनी दमदार और कड़क पर्सनालिटी को टूटने नहीं दिया। उसने अपनी आवाज़ को बेहद गंभीर, धीमा और प्रोफेशनल रखते हुए कहा, मिस शर्मा रिलैक्स, तुम गिर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें फर्श पर गिरने से बचा रहा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम योर बॉस, नॉट अ क्रिमिनल। अनाया ने अपने आंसू को अपने हाथों से झटके से पोंछा। उसकी सांसें अभी भी बेकाबू थी। उसने आरव की आंखों में देखा, जहां उसे इस वक्त गुस्से के बजाय एक अजीब सा गहरा शांत पछतावा दिखाई दे रहा था। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि आरव की आंखों में यह लुक क्यों है। उसने अपनी कांपती आवाज़ को संभाला और बेहद कड़वी टोन में कहा, थैंक यू फॉर सेविंग मी सर, बट आगे से प्लीज़ मुझे मत छूइएगा, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। उसने फर्श से अपना बैग उठाया, अपने लैपटॉप को समेटा और बिना पीछे मुड़कर देखे कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भाग गई। आरव अकेला उस विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा रहा। रूम की डिम लाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने टेबल पर रखे अपने लैपटॉप को देखा, फिर फर्श पर देखा जहां अनाया के पैरों के निशान थे। आरव ने गहरी भारी सांस ली। उसका पजेसिव और जिद्दी स्वभाव अब एक बिल्कुल अलग मोड़ ले चुका था। उसे समझ आ गया था कि अनाया का यह डर और नफरत सिर्फ बातों से खत्म नहीं होने वाली थी। उसे अनाया का भरोसा जीतना होगा और उसके लिए उसे अपने कड़क बिहेवियर को पूरी तरह से बदलना होगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से, ताकि अनाया को कोई शक ना हो। उसने अपनी जेब से वो चांदी का टूटा हुआ झुमका निकाला, उसे देखा और मन ही मन कहा, आई विल वेट अनाया, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा यह डर पूरी तरह से मिट नहीं जाता। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अनाया शर्मा। जब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागकर अपनी डेस्क पर पहुंची तो उसका पूरा वजूद खौफ के मारे कांप रहा था। सोने ऑफिस के डिम लाइट्स उसे किसी बड़े पिंजरे की तरह महसूस हो रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी डेस्क पर बिखरी हुई डायरी और पेन को अपने बैग के अंदर ठूसा। उसका लैपटॉप बैग
उसके कंधे पर लटका हुआ था, लेकिन उसे वह वजन बहुत भारी लग रहा था। वह तुरंत लिफ्ट की तरफ बढ़ी और बटन को बार बार पागलों की तरह दबाने लगी। जैसे ही लिफ्ट का शीशे वाला दरवाजा खुला, वह अंदर गई और सीधे ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रही थी, अनाया ने लिफ्ट के बड़े आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी सांसें अभी भी पूरी तरह से बेकाबू थी। आरव ने उन मजबूत हाथों का टच उसकी कमर पर अभी भी महसूस हो रहा था, जिसने उसे फर्श पर गिरने से रोका था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और दीवार के सहारे टिक गई। रात के ठीक 11:15 हो रहे थे जब अनाया सिंघानिया कॉरपोरेशन की मुख्य बिल्डिंग से बाहर निकली। बाहर की ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे से टकराई, जिससे उसे थोड़ा होश आया। सड़क पर गाड़ियां बहुत कम थी। उसने तुरंत एक खाली ऑटो को हाथ दिया और सीधे सिटी जनरल हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। पूरे रास्ते वह सिर्फ खिड़की के बाहर अंधेरी सड़कों को देखती रही। उसके दिमाग में बार बार आरव की वो कड़क और गहरी आवाज़ गूंज रही थी, आई एम योर बॉस नॉट अ क्रिमिनल। अनाया ने अपने नाखूनों को अपनी हथेली में जोर से गड़ाया। वह खुद से बार बार कह रही थी, वह तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा गुनहगार है अनाया। तुम्हें उसे दूर रहना होगा, लेकिन माँ के इलाज के लिए तुम्हें यह जहर रोज पीना ही होगा। हॉस्पिटल पहुंचकर वह सीधे आईसीयू के बाहर बने वेटिंग एरिया में गई। वहां की ठंडी सफ़ेद लाइट्स और दवाइयों की तीखी स्मेल ने उसे थोड़ा रिलैक्स किया। उसने आईसीयू के कांच के पार देखा, जहां उसकी मां वेंटिलेटर पर शांति से सो रही थी। डॉक्टर राजीव ने उसे दूर से देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आए। डॉक्टर राजीव ने कहा, मिस शर्मा, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई? मैंने आपको बताया था कि आपकी मदर की कंडीशन अब पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर है। सिंघानिया ट्रस्ट के डॉक्टर्स की स्पेशल टीम उनकी देख रेख कर रही है। आप घर जाकर आराम कीजिए। अनाया ने डॉक्टर को देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, थैंक यू डॉक्टर, मैं बस उन्हें एक नज़र देखना चाहती थी। वह हॉस्पिटल की एक बेंच पर बैठ गई और वहीं अपनी आंखें बंद कर ली। थकान और मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसे वहीं हल्की सी नींद आ गई। उधर सिंघानिया कॉरपोरेशन के 45वें फ्लोर के केबिन में आरव सिंघानिया अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी कांच की दीवार से छनकर अंदर आ रही थी। आरव ने अपने दोनों हाथ अपने ट्राउजर की जेब में डाल रखे थे। उसका चेहरा एकदम सख्त और पथरीला था, लेकिन उसके सीने के अंदर एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, लेकिन आज अनाया की आंखों में जो भयंकर डर उसने देखा, उसने उसकी कड़क बिलेनियर वाली पर्सनालिटी को अंदर तक हिला कर रख दिया था। उसे एहसास हो रहा था कि उसका एक नॉर्मल हेल्पिंग टच भी उस लड़की के लिए किसी खौफनाक हादसे की याद को ताज़ा करने के लिए काफ़ी था। आरव अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। उसने अपनी डेस्क पर रखे उस चांदी के टूटे हुए झुमके को उठाया। मध्यम रोशनी में उस झुमके का नीला रंग अब अजीब तरीके से चमक रहा था। उसने उस झुमके को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से बंद किया कि चांदी की नुकीली कोर उसकी स्किन के अंदर धंसने लगी, लेकिन आरव के चेहरे पर दर्द का एक भी निश्चय नहीं आया। उसने मन ही मन एक कड़ा और ठोस फैसला लिया। वह कोई ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी गलती से भाग जाए। अगर उसने ड्रग्स के असर में ही सही, लेकिन एक मासूम की जिंदगी में तूफान लाया था, तो अब वह उस तूफान को शांत भी खुद ही करेगा। उसने अपने फ़ोन को निकाला और करण को एक शॉर्ट मैसेज टाइप किया, आई वॉन्ट अ कंप्लीट चेंज इन माई शेड्यूल फॉर टुमारो। अनाया पर काम का कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं होना चाहिए एंड अरेंज अ पर्सनल कैब फॉर हर डेली कम्यूट, मेक इट लुक लाइक अ कंपनी पॉलिसी। मैसेज सेंड करने के बाद उसने अपना कोट उठाया और भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। अगली सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। अनाया शर्मा अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने आज एक सिंपल ब्लैक फॉर्मल कुर्ता और लेग्स पहन रखी थी, जो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रही थी। उसने अपनी सूजी हुई आंखों को छुपाने के लिए हल्का सा मेकअप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। उसका दिल आज सुबह से ही बहुत घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि कल रात की उस बड़ी बहस और चिल्लाने के बाद आरव आज उसे कैबिन में बुलाकर नौकरी से निकाल देगा या उस पर बुरी तरह भड़केगा। उसने अपनी फाइल्स को सेट किया और इंटरकॉम की तरफ बार बार देखने लगी, यह सोचकर कि किसी भी वक्त आरव की वो भारी कड़क आवाज़ गूंज सकती है। ठीक 9:15 कैबिन का भारी शीशे का दरवाजा खुला और आरव सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी कीमती डार्क नेवी ब्लू 3 पीस सूट पहन रखा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह एक सख्त, घमंडी और कड़क बॉस वाला ही था। वह सीधे अनाया की डेस्क की तरफ बढ़ा। आरव को अपनी तरफ आते देख अनाया के पूरे शरीर में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। उसने तुरंत अपने हाथ टेबल
के नीचे छुपा दिए ताकि आरव उसकी कांपती उंगलियों को ना देख सके। वह अपनी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकाए रखी। आरव का सामना करने की उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। आरव अनाया की डेस्क के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने देखा कि अनाया की सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसकी गर्दन की नसें डर के मारे तनाव में थी। आरव को अंदर से एक तीखा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे के कड़क हाव भाव को बिल्कुल भी बदलने नहीं दिया। उसने टेबल पर एक नई फाइल रखी और बेहद शांत, भारी और कड़क आवाज में कहा, मिस शर्मा, यह आज के नए बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल है। इसमें तुम्हें कोई लंबी रिपोर्ट्स तैयार नहीं करनी है, सिर्फ डेटा एंट्री का काम है। और हाँ, आज शाम को जो क्लाइंट्स मीटिंग थी उन्हें मैंने अगले हफ्ते के लिए रीशेड्यूल कर दिया है, सो आज तुम्हारी कोई लेट नाइट शिफ्ट नहीं होगी। अनाया ने हैरान होकर झटके से अपना सिर उठाया और आरव की कड़क आंखों में देखा। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो इंसान कल तक रूल्स और ऑर्डर्स की धौंस जमा रहा था, वह आज अचानक खुद ही मीटिंग्स रीशेड्यूल कर रहा था। अनाया को लगा कि शायद वह कोई सपना देख रही है। आरव ने अपनी बात जारी रखते हुए कड़क टोन में कहा, सिंघानिया कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस है। कल रात कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं थी, सो आज से कंपनी की तरफ से तुम्हें एक पर्सनल कैब अलॉट की जा रही है, जो तुम्हें रोज हॉस्पिटल से ऑफिस और ऑफिस से घर ड्रॉप करेगी। इसका सारा एक्सेस कंपनी पे करेगी। करण तुम्हें ड्राइवर की डिटेल्स दे देगा। आरव ने अपनी बात खत्म की, अपनी रोलेक्स घड़ी को देखा और बिना नए के किसी थैंक यू या जवाब का वेट किए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। अनाया अपनी चेयर पर बैठी आरव की इस पूरी हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी तरह से एक गहरे कन्फ्यूजन के दलदल में डूब चुकी थी। उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि आरव सिंघानिया जैसा रूड और घमंडी इंसान, जो अपनी ईगो के लिए जाना जाता है, वह अचानक एक नई सिक्योरिटी के लिए इतना सॉफ्ट और केयरिंग कैसे हो सकता है? क्या उसे कल रात की बात का बुरा लगा था, या फिर वह सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि अनाया ऑफिस में बीमार ना पड़े और उसका बिजनेस का काम ना रुके? अनाया ने अपने सिर को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। आरव का यह बदला हुआ रूप उसे डरा रहा था, क्योंकि वह आरव के कड़क स्वभाव से तो निपटना जानती थी, लेकिन उसकी इस साइलेंट केयर के पीछे छिपे रीजन को वह समझ नहीं पा रही थी। दोपहर के ठीक 1 बज रहे थे। लंच टाइम शुरू हो चुका था और ऑफिस का बाकी स्टाफ कैफेटेरिया की तरफ जा रहा था। अनाया का कुछ भी खाने का मन नहीं था। वह अपनी डेस्क पर बैठी जर्मनी प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रही थी। तभी आरव के केबिन का दरवाजा खुला और करण बाहर आया। करण के हाथ में एक छोटा सा इंसुलेटेड टिफिन बॉक्स था। वह सीधे अनाया के डेस्क के पास आया। उसने बहुत ही प्रोफेशनल स्माइल के साथ वो बॉक्स टेबल पर रख दिया। करण ने कहा, मिस शर्मा, यह सर के पर्सनल शेफ द्वारा तैयार किया गया फ्रेश और लाइट लंच है। सर का कड़ा ऑर्डर है कि ऑफिस आवर्स के दौरान पर्सनल सिक्योरिटी का डाइट चार्ट परफेक्ट होना चाहिए, वरना काम की एफिशिएंसी कम होती है। सो प्लीज़ इसे फिनिश कर लीजिए। अनाया ने उस टिफिन बॉक्स को देखा, फिर करण की तरफ देखा। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और शक की चिंगारी साफ नजर आ रही थी। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर करण, थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कंपनी की पॉलिसी में बॉस के पर्सनल सेफ का खाना सिक्योरिटी को देना शामिल होता है। करण एक पल के लिए घबरा गया। उसे पता था कि आरव ने खुद कैबिन के अंदर बैठकर यह ऑर्डर दिया था कि अनाया ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसे तुरंत यह लंच सर्व करो। करण ने अपनी सिचुएशन को संभाला और कड़क टोन में कहा, मिस शर्मा, सर को काम में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो प्रोजेक्ट लेट होगा, सो इसे सर की केयर नहीं बल्कि उनका एक कड़ा बिजनेस ऑर्डर समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। करण इतना कहकर तुरंत वहां से चला गया। अनाया ने टिफिन बॉक्स को खोला। अंदर बहुत ही फ्रेश और हेल्दी सूप और सैंडविच रखे थे। उसने एक गहरी सांस ली। उसे आरव की इस डांट और ऑर्डर्स के पीछे छिपी हुई वो प्रोटेक्टिव जिद साफ महसूस हो रही थी। उसने चुपचाप सूप का एक चम्मच अपने मुंह में डाला। खाना वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन हर एक घूंट के साथ उसका कन्फ्यूजन और गहरा होता जा रहा था। उसने शीशे के पार आरव के कैबिन की तरफ देखा। आरव इस वक्त अपने कैबिन में किसी इंपॉर्टेंट लीगल फाइल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी कड़वाहट थी, लेकिन अनाया को अब महसूस होने लगा था कि इस सख्त चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जिससे वह पूरी तरह अनजान है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। शाम के ठीक 5:30 हो चुके थे। ऑफिस की लाइट्स हमेशा की तरह डिम होने लगी थी। अनाया ने अपना सारा काम परफेक्टली फिनिश कर लिया था और वह अपनी फाइल्स को समेट रही थी। उसने अपनी डेस्क को साफ किया और आरव के कैबिन की तरफ बढ़ी ताकि वह लॉन्ग आउट
करने की परमिशन ले सके। उसने केविन की भारी दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। अंदर से आरव की भारी आवाज आई, कम इन। अनाया ने अंदर कदम रखा। केबिन के अंदर शाम की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और आरव अपनी डेस्क पर अपने कोट के बिना बैठा हुआ था। उसकी शर्ट के कप्स खुले हुए थे। अनाया ने फाइल्स को टेबल पर रखा और बेहद ठंडी और प्रोफेशनल टोन में कहा, द डाटा एंट्री फॉर द जर्मनी प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड सर। सारी फाइल्स आपके सिस्टम पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं निकलना चाहूंगी। आरव ने अपने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाई और सीधे अनाया की आंखों में देखा। इस बार आरव की आंखों में कोई कड़क गुस्सा या ईगो नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा, शांत और स्थिर पछतावा था। वह देख रहा था कि अनाया का शरीर आजकल के मुकाबले थोड़ा कम कांप रहा था और उसने उसका दिया हुआ लंच भी फिनिश किया था। आरव को अंदर से एक अजीब सी तसल्ली महसूस हुई। आरव ने अपनी भारी आवाज में कहा, गुड वर्क मिस शर्मा। तुम्हारी कैब नीचे पार्किंग एरिया में वेट कर रही है। ड्राइवर तुम्हें सीधे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगा। अनाया ने एक पल के लिए पॉज लिया। वह कैबिन से बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन उसका कंफ्यूजन इस वक्त उसके डर पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह दरवाजे के पास जाकर रुक गए। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींचा, पीछे मुड़ी और सीधी आरव की आंखों में आंखें डालकर बेहद कड़क आवाज में पूछा, सर आई हैव अ क्वेश्चन। आप कल से मेरे लिए यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं? साइट पर इंस्पेक्शन रोकना, मुझे जबरन जूस पिलाना, मेरी माँ का पूरा मेडिकल बिल वेलफेयर फंड से पे करना और अब यह पर्सनल कैब और लंच। सर मैं इस कंपनी में सिर्फ 2 दिन पुरानी एक मामूली एम्प्लॉय हूँ। आप अपनी किसी भी दूसरी सिक्योरिटी के लिए ऐसा नहीं करते। व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड ऑल दिस? आरव सिंघानिया अनाया के इस सीधे और कड़क सवाल को सुनकर एक पल के लिए अपनी जगह पर पूरी तरह से सुन्न रह गया। केबिन के अंदर एक भयंकर और गहरा सन्नाटा छा गया। आरव की मजबूत उंगलियां जो पेन पकड़ी हुई थी वह टेबल पर स्थिर हो गई। आरव का दिमाग इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव था। वह जानता था कि अगर उसने यहाँ जरा सी भी कमजोरी दिखाई या सच जाहिर किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स को देखा, फिर अपनी बॉडी को सीधा किया। उसका वो पुराना कड़क और घमंडी बिलियनियर वाला एटीट्यूड वापस उसके चेहरे पर आ गया। उसकी आंखों का ठंडापन और बढ़ गया। आरव ने अनाया की तरफ देखते हुए बेहद भारी, कड़क और रोबोटिक आवाज में कहा, मिस शर्मा तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। सिंघानिया कॉरपोरेशन का टर्नओवर अरबों का है और हमारे लिए अपने कोर स्टाफ की हेल्थ और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर तुम्हारी मदर की वजह से तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं रहेगा तो मेरी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। यह सब जो मैं कर रहा हूँ वह तुम्हारी चिंता में नहीं बल्कि अपनी कंपनी की प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। सो अपना यह अनप्रोफेशनल दिमाग चलाना बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। यू मे लीव नाउ। आरव ने अपनी बात खत्म की, अपनी चेयर को वापस खिड़की की तरफ घुमा लिया और लैपटॉप पर टाइप करना शुरू कर दिया, जिससे साफ था कि वह इस टॉपिक पर आगे कोई बात नहीं करना चाहता। अनाया आरव के इस कड़क और रूड जवाब को सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका ईगो पूरी तरह हर्ट हुआ। उसे लगा कि वह कितनी बेवकूफ़ थी जो इस घमंडी और बेरहम इंसान के अंदर हमदर्दी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आरव का यह रूड जवाब सुनते ही उसका सारा कन्फ्यूजन एक सेकंड में दूर हो गया। उसे यकीन हो गया कि आरव सिर्फ एक सख्त और मतलबी बॉस है जो अपने काम का नुकसान नहीं चाहता, इसलिए वह यह सब दिखावा कर रहा है। अनाया ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही सुखाया, अपने चेहरे को कड़ा किया और बिना एक शब्द बोले केबिन का दरवाजा एक झटके से बंद करके बाहर निकल गई। खिड़की की तरफ पीठ किए बैठे आरव सिंघानिया ने जैसे ही केबिन के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी, उसने एक बहुत ही लंबी, भारी और गहरी सांस ली। उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और अपनी दोनों आंखों को अपनी उंगलियों से जोर से दबाया। आरव का चेहरा इस वक्त अंदरूनी दर्द से खिंच चुका था। वह जानता था कि उसने अभी अभी अनाया का दिल दुखाया है और उसके सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अनाया को इस खौफ के साए से बाहर निकालने का और उसे अपने पास सुरक्षित रखने का यही एकमात्र रास्ता था। उसने अपनी जेब से वो चांदी का टूटा हुआ झुमका निकाला और उसे अपनी डेस्क पर रख दिया। उसकी कड़क आंखों में अब एक अजीब सी पजेसिव जिद साफ नजर आ रही थी। उसने मध्यम रोशनी में उस झुमके को देखते हुए मन ही मन कहा, नफरत ही सही अनाया, कम से कम तुम्हारा वो पुराना खौफ तो कम हो रहा है। आई विल वेर योर hatred but I will protect you till my last breath। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।